यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आप सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। डायरेक्ट टैक्स का सेकंड क्लास। सबसे पहले फर्स्ट क्लास का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि सर गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। वो पैसा पब्लिक से टैक्स के रूप में कलेक्शन करेगा, फिर वो पैसा को एक हाथ में कलेक्शन करेगा, दूसरे हाथ में पब्लिक के लिए वो खर्चा करेगा गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। ओके, फिर मैंने बताया था कि सर टैक्स कितना प्रकार का। देखो, टैक्स दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो पर्सन कंसर्न वो डायरेक्टली पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक पर्सन पे करेगा, फिर वो दूसरे से रिकवर करेगा। ओके, डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ओके, फिर मैंने बताया था कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 265 यही कहता था कि जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक टैक्स इंपोज नहीं हो सकते। तो लॉ बनाने के लिए 245 टू 46 आया। ये प्रोविजन ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। फिर मैंने बताया था कि हमारा जो कंट्री और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन किया था। तीन सेक्शन होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, और एक होता है जुडिशियल ऑर्गन। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे आएगी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंदर तीन मतलब राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट कमेटी। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर डिपार्टमेंट रेवेन्यू, डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके अंदर आएगी सीबीडीटी, सीबीआईसी। फिर जुडिशियल ऑर्गन में कोर्ट, कोर्ट का मतलब सबसे ऊपर रहेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल या फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर कमिश्नर अपील। ओके, मैंने बताया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल मतलब प्रीवियस ईयर में तुम इनकम करोगे, फिर उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में पेमेंट करोगे। असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च में खत्म होगा। अभी जो प्रेजेंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो तुम्हारा 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है, मतलब 21-22 का असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है। फिर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल, किसका? असेसमेंट ईयर का पिछले साल। रूल यही है कि प्रीवियस ईयर में तुम इनकम करोगे, असेसमेंट ईयर में तुम टैक्स पेमेंट करोगे। चलो, फाइनेंशियल हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। ओके, रूल यही है कि प्रीवियस ईयर में तुम प्रीवियस ईयर तुम्हारा 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च, मतलब हर ईयर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल में शुरू होगा, 31 मार्च में खत्म होगा। लेकिन क्या होता है ना, जब बिजनेस न्यूली सेटअप होता है या न्यूली सोर्सेस ऑफ इनकम अराइज होता है, तो उस वक्त फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो सकता है 12 महीना या 12 महीने से कम होगा। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या होगा ना, तुम्हारा शुरू होगा जिस दिन तुम्हारा बिजनेस सेटअप हुआ उस दिन से 31 मार्च, मतलब नेक्स्ट 31 मार्च तक। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर तुम्हारा हमेशा 12 मंथ या 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर खत्म होगा। रूल यही है कि प्रीवियस ईयर में तुम इनकम करोगे, उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में पेमेंट करोगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रूल है, मतलब जिस साल इनकम करोगे उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। जनरल रूल क्या है, जिस साल इनकम करोगे उसके अगले साल तुम टैक्स पेमेंट करोगे। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में जिस साल तुम इनकम करोगे उसी साल तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। 5 केसेस में जिस साल तुम इनकम करोगे उसी साल तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इन दिस 5 केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन प्रीवियस ईयर। वो 5 केसेस क्या होता है? पहला केस होता है इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट आरसीसी, इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट आरसीसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। सेकंड केस, इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लिविंग इंडिया either permanently or for a long period. Third case is income of body corporate firm for a short duration. Fourth case is income of a person who is liable to transfer property to avoid tax. Fifth case, income of a discontinued business. फिर हम लोग डिस्कशन किए थे पर्सन, पर्सन का इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखा हूँ
person includes individual, Hindu undivided family, company, firm, association of person, body of individual, whether incorporated or not, local authority, and every artificial judicial person not falling within any of the preceding categories. Okay. आरसीसी, आरसीसी का डेफिनेशन मैंने समझाया था. आरसीसी मीन्स ए पर्सन who is liable to pay tax or any other sum under income tax act whether any proceeding has been undertaken or not. Second case क्या था? A person in respect of whom any proceeding has been taken, whether he is liable to pay tax or other sum or not. Third case, person who is accessible to tax in respect of income of other person. Next, who is deemed to be assessee. नेक्स्ट assessee in default. चलो आज के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट डिस्कशन करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक बाकी वो बचा हुआ है मीनिंग ऑफ इनकम. मीनिंग ऑफ इनकम अभी हम नहीं देखेंगे. विल डिस्कस व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम. देखो, इनकम को 5 हेड में क्लासिफिकेशन किया जाएगा. इनकम को 5 हेड में क्लासिफिकेशन किया जाएगा. सैलरी, हाउस प्रॉफिट, पीजीबी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस. बोलो इनकम का कितना हेड होता है? इनकम का 5 हेड होता है. बोलो पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. देखो, as per section 14A, income of a person is computed under the following 5 heads: salary, income from house property, profit and gains of business or profession, capital gain, income from other sources. The aggregate income under this head is termed as gross total income. मतलब ये पांचों हेड का इनकम, टोटल इनकम ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम. ठीक है. In other words, gross total income means total income computed in accordance with the provision of the act before making any deduction under section 80C to 80U. मतलब 80U डिडक्शन देने से पहले ग्रॉस टोटल इनकम होगा. फिर सेक्शन 14A provides that no deduction shall be made in respect of expenditure incurred by an assessee in relation to income which does not form part of total income under this act. इसका मतलब अगर इनकम तुम्हारा एग्जेम्प्टेड, इनकम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसका एक्सपेंडिचर के लिए भी तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा. देखो क्या रूल है. अगर इनकम टैक्सेबल तो उसका जो एक्सपेंडिचर, इनकम कमाने के लिए तो कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना. बिना एक्सपेंडिचर में तो इनकम नहीं हो सकता है. तो अगर इनकम टैक्सेबल, उसका जो एक्सपेंडिचर, उसका डिडक्शन तुम्हें मिलेगा. ठीक है. अगर इनकम एग्जेम्प्टेड तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा. ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. देखो क्या हुआ है, मान लो मैंने 10,000 खर्चा किया, मेरा एक्सपेंसेस कितना 10,000, मैंने 15,000 कमाया. ये 15,000 में 5,000 एग्जेम्प्टेड इनकम, 10,000 टैक्सेबल इनकम. क्या ये टैक्सेबल इनकम तो 10,000 है ना, इसके अगेंस्ट में मैं पूरा 10,000 का एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकता हूं. मतलब पूरा 10,000 का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मुझे मिलेगा. बोलो यस और नो. नो. अब ये जो एक्सपेंडिचर है ना, इसको भी हम अपोर्शन करेंगे या प्रोपोर्शनेट चार्ज करेंगे. मान लो आरसीसी कह रहा है कि ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है 5,000, इसका एक्सपेंडिचर मान लो 3,000, यहाँ पे 7,000. फिर ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या ये बात को वो मानेगा या नहीं मानेगा. अगर असेसिंग ऑफिसर मान लिया कि हाँ चलो ये ठीक है, तो मैटर इज क्लोज. अगर असेसिंग ऑफिसर नहीं मानता है कि नहीं ये तो प्रोपोर्शनल मतलब करेक्टली कैलकुलेशन नहीं हुआ है, अब असेसिंग ऑफिसर रूल डी को अप्लाई कर सकता है. रीड करो उसको. Section 14A provides that no deduction shall be made in respect of expenditure incurred by an assessee in relation to income which does not form part of total income under this act. इसका मतलब अगर तुम्हारा इनकम एग्जेम्प्टेड तो उसका एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके. इन अदर वर्ड, इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, any expenditure for earning such income, any expenditure
फॉर अर्निंग सच इनकम इज नॉट डिडक्टेबल। अगर इनकम एग्जेम्प्टेड हो गया तो जो खर्चा होगा वो इनकम को अर्न करने के लिए वो खर्चा का डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, द असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइंस एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू टैक्स फ्री इनकम इन अकॉर्डेंस विथ द मेथड स्पेसिफाइड इन रूल 8D। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि चलो एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए कितना एक्सपेंडिचर, एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए कितना एक्सपेंडिचर मुझे निकालना होगा, तो असेसिंग ऑफिसर तब रूल 8D का मेथड्स लगाएगा, रूल 8D का मेथड्स एप्लीकेबल करेगा। हाउएवर द प्रेस्क्राइब्ड मोड गिवन इन रूल 8D इज एप्लीकेबल ओनली इफ द असेसिंग ऑफिसर इज डिससैटिस्फाइड विद द करेक्ट सॉरी असेसिंग ऑफिसर इज, यहाँ पे लिखो इज डिससैटिस्फाइड या नॉट सैटिस्फाइड। असेसिंग ऑफिसर रूल 8D कब लगाएगा, जब वो डिससैटिस्फाइड होगा एक्सपेंडिचर मेड बाय मतलब क्लेम ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय असेसी। अगर असेसी कह रहा है कि मेरा एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए इतना एक्सपेंडिचर, ठीक है, इस बात में अगर असेसिंग ऑफिसर डिससैटिस्फाइड हो रहा है, इस बात में अगर असेसिंग ऑफिसर डिससैटिस्फाइड हो रहा है, एक मिनट वेट करो, इस बात में अगर असेसिंग ऑफिसर डिससैटिस्फाइड हो रहा है तो उस वक्त वो रूल 8D एप्लीकेबल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज टोटल इनकम एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड। देखो, टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर तुम टैक्स पेमेंट करोगे। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड का टोटल होता है ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे, फिर जिसके ऊपर हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम का फॉर्मेट हम लिखेंगे कि टोटल इनकम हम कैसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो लिखो, बहुत सारे स्टेप्स हम लगाएंगे टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए। मतलब अगर तुम टैक्स में काम करोगे, तुम्हारा क्लाइंट के लिए तुम ये सारे स्टेप्स लगाओगे कि पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। तो लिखो टू कंप्यूट, फटाफट मेरे साथ साथ लिखो, इसको तो हम लिखेंगे, टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑन टैक्स लायबिलिटी, we will apply the following steps। टैक्स लायबिलिटी के लिए, टोटल इनकम के लिए हम ये सारे, टोटल इनकम अंडर टैक्स लायबिलिटी के लिए हम ये सारे स्टेप्स लगाएंगे। तो लिखो स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे, ये सेक्शन 6 के हिसाब से होगा। स्टेप 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। मैंने बताया था कि जो भी इनकम होगा 5 हेड में क्लासिफिकेशन किया जाएगा, सैलरी, हाउस प्रॉफिट, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, स्टेप 3, exclusion of income not chargeable to tax। इसका मतलब exempted इनकम। तुम स्टेप 2 में सारे इनकम को क्लासिफाई करोगे, स्टेप 3 में जो एग्जेम्प्टेड इनकम होता है उसको बात करोगे या हटाओगे। तो एक्सक्लूशन ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। स्टेप 4, computation of income under
ईच हेड। अब सैलरी हेड में इनकम कंपटीशन होगा, हाउस प्रॉपर्टी का हेड में कितना इनकम वो कंपटीशन होगा, पीजीबीपी का हेड में इनकम कंपटीशन होगा, कैपिटल गेन का हेड में इनकम कंपटीशन होगा, अदर सोर्सेस के हेड में इनकम कंपटीशन होगा। स्टेप 5, क्लबिंग ऑफ इनकम। कभी कभी तुम्हारा स्पाउस का इनकम आके तुम्हारे हाथ में ऐड हो सकता है, कभी कभी तुम्हारा माइनर चाइल्ड का जो इनकम होगा वो आके तुम्हारे इनकम में ऐड हो सकता है। इसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब दूसरे के इनकम आके तुम्हारे इनकम में जुड़ जाएगा, दूसरे के इनकम को तुम्हारे इनकम के साथ जुड़ा जाएगा। इसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। Step 6, set up and carry forward of losses। Step 7, सेटअप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब हम टोटलिंग करेंगे। देखो 5 हेड का इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेटअप या कैरी फॉरवर्ड, 5 हेड का इनकम प्लस क्लबिंग का इनकम माइनस सेटअप या कैरी फॉरवर्ड की इनकम, ये अब हो जाएगा तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब जीटीआई। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। जीटीआई का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेप 8, अब डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। इसको चैप्टर वीआईए डिडक्शन भी कहते हैं, इसको चैप्टर वीआईए डिडक्शन कहते हैं। 80C टू 80U का डिडक्शन, इसका मतलब 80 सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U, सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। चलो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। स्टेप 9, स्टेप 9 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मतलब जीटीआई, जीटीआई से तुम माइनस करोगे डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शन तो माइनस होगा ना, तो जीटीआई से जो डिडक्शन माइनस होगा, तो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। स्टेप 10, एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के ऊपर हम टैक्स रेट लगाएंगे, टोटल इनकम के ऊपर हम टैक्स रेट लगाएंगे। स्टेप 11, अब तुम्हें मिलेगा रिबेट्स एंड रिलीफ। देखो टोटल इनकम के ऊपर अगर तुम टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे तो वो टैक्स आ जाएगा, टैक्स से तुम्हें रिबेट एंड रिलीफ माइनस होगा, टैक्स से तुम्हें रिबेट एंड रिलीफ माइनस होगा। स्टेप 12, फिर सरचार्ज लगेगा। सर ये सरचार्ज क्या होता है? देखो रिबेट एंड रिलीफ क्या होता है मैंने तो नहीं बताया हूं। टैक्स रेट क्या होता है, मतलब मैं अभी स्टेप्स लिखाता हूं, एकदम सारे स्टेप्स को हम डिस्कशन करेंगे। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा उसको भी सीखेंगे, एग्जेम्प्टेड इनकम सीखेंगे, 5 हेड से सीखेंगे, मतलब सैलरी हेड में कैसे कंप्यूट होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैसे कंप्यूट होगा, पीजीबीपी में कैसे कंप्यूट होगा, कैपिटल गेन में कैसे कंप्यूट होगा, अदर सोर्सेस में कैसे कंप्यूट होगा, फिर क्लबिंग कैसे होगा, सेटअप कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा,
फिर डिडक्शन कैसे मिलेगा, जीटीआई डिडक्शन, फिर टोटल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा, रिबेट रिलीफ, टैक्स रेट भी सीखेंगे, फिर सरचार्ज भी सीखेंगे। स्टेप 13 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। स्टेप 14 एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्टेप 15 रिटर्न ऑफ इनकम। बस यहां तक हमें करना है। देखो स्टेप 10 में टैक्स अमाउंट आ जाएगा। जब टोटल इनकम के ऊपर तुम टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे, जब टोटल इनकम के ऊपर तुम टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, टैक्स अमाउंट से तुम्हें रिबेट्स एंड रिलीफ मिलेगा। तो मान लो टैक्स अमाउंट तुम्हारा 100 रुपया आया था, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 10 रुपया का रिबेट रिलीफ मिल रहा है। अब 90, फिर 90 के ऊपर सरचार्ज लगेगा इफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल। मान लो 10 रुपया का सरचार्ज लग रहा है तो कितना, 100 रुपया। अब तुम्हें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। मान लो 2 रुपया का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 102। मान लो तुम एडवांस टैक्स दे रखा हूं 50 रुपया, अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 52। ये सारे का एक रिटर्न या स्टेटमेंट तुम भरोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम इनकम टैक्स रिटर्न, ITR उसको कहते हैं। बोलो इनकम टैक्स में तुम्हारा क्या स्टेप्स रहेगा, बोलो स्टेप 1, फटाफट बोलो मेरे साथ से। स्टेप 1 और रेसिडेंशियल स्टेटस, स्टेप 2 एग्जेम्प्टेड इनकम, स्टेप मतलब क्लासिफिकेशन, स्टेप 3 एग्जेम्प्टेड इनकम, स्टेप 4 फटाफट बोलो स्टेप 4। हाँ स्क्रीन में देख के बोलो, ईच हेड में इनकम कंप्यूट होगा। स्टेप 5 क्लबिंग, स्टेप 6 सेटअप कैरी फॉरवर्ड, 7 GTI, 8 डिडक्शन 80C to 80U, 9 टोटल इनकम, 10 टैक्स रेट मल्टीप्लाई होगा टैक्स अमाउंट, 11 रिबेट्स एंड रिलीफ, 12 सरचार्ज, 13 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 14 एडवांस टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न। अब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि राउंडिंग ऑफ इनकम। मान लो तुम्हारा इनकम में फ्रैक्शन आ रहा है या 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया आ रहा है लास्ट को, तो वो राउंडिंग अप हो जाएगा। रीड करो राउंडिंग ऑफ इनकम सेक्शन 288A। द टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम, GTI नहीं, टोटल इनकम। The taxable income shall be rounded up to nearest multiple of 10 rupees, and for this purpose, any part of rupees consisting of paisa shall be ignored and thereafter. If such amount is not a multiple of 10, then if the last figure in that amount is 5 or more, the amount shall be increased to the next higher amount, which is a multiple of rupees 10, and the last figure is less than 5, the amount shall be reduced to next lower amount, which is a multiple of 10 if the total income works out etc. मतलब आप बोलेंगे सर आप क्या बोले हमें समझ में नहीं है। देखो ये तो पैराग्राफ, इसको तुम रीड करोगे, 1000 बार रीड करोगे, बार बार रीड करोगे, फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन मैं एग्जांपल दे दूंगा, एक बार अगर देखोगे वो समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारा इनकम आ रहा है 41,645, ठीक है, क्या ये राउंड मतलब मल्टीपल ऑफ ₹10? नो। तुम्हारा इनकम अगर 41,000 आएगा, ये मल्टीपल ऑफ ₹10, बस यही होगा तुम्हारा टोटल इनकम। अगर तुम्हारा इनकम 41,645 आ रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो इसका मतलब इसको अब हम राउंड अप करना पड़ेगा। तो जब तुम राउंड अप करोगे, एकदम लास्ट फिगर को चेक करोगे, लास्ट फिगर अगर 5 या 5 से ज्यादा, 5 और मोर देन 5,
तो ये हो जाएगा 41,650। ठीक है, अगर 41,644 होता तो लास्ट फिगर 5 से कम, वो हो जाता 41,640। ठीक है, अब तुम बोलो, मान लो तुम्हारा इनकम 1,23,000, बोलो राउंड अप होगा? नो सर, 1,23,000 ये मल्टीपल ऑफ ₹10, इसको ही हम मानेंगे ये हमारा टोटल इनकम। मान लो तुम्हारा इनकम 1,23,009 हो रहा है, यहाँ पे राउंडिंग अप होगा, तो राउंडिंग अप होगा मतलब राउंड अप होगा 123,010 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो राउंडिंग अप मैंने बताया है इनकम का, टैक्स का राउंड अप नहीं। फिर नेक्स्ट देखो, इनकम टैक्स का राउंडिंग अप, ये सेक्शन 288B। इनकम का राउंडिंग अप कौन सा सेक्शन था सर? इनकम का राउंडिंग अप 288A था, और टैक्स का राउंडिंग अप सेक्शन 288B। The tax calculated on the total income, the tax calculated on the total income should be round up to nearest ₹10। अंडरलाइन करो, rounded up to nearest ₹10। Underline the word rounded up to nearest ₹10। Underline the word rounded to nearest ₹10। Amount of a tax including TDS or advance tax, near interest, penalty, etc. refund भी shall be rounded up to nearest ₹10। बोलो, मान लो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, ये एग्जांपल को देखो, मान लो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 4876.49, 4876.49 कितना आ रहा है? 4876.49। बोलो, ये तो राउंड अप मतलब नियरेस्ट 10 को राउंड अप होगा, तो लास्ट फिगर को तुम चेक करोगे, पैसा मतलब जो भी पैसा है ना उसको इग्नोर करो, तो लास्ट 4876, तो लास्ट फिगर तुम्हारा 6, अब ये हो जाएगा 4876 को राउंड अप करोगे 80 हो जाएगा। 76 को अगर तुम राउंड अप करोगे तो नेक्स्ट मतलब नियरेस्ट टू ₹10 80 हो जाएगा। ये जो 6452 पैसा को तो तुम इग्नोर करोगे, तो 52 ये नियरेस्ट ₹10 मतलब 6450 को राउंड अप हो जाएगा। 8738.92 इसका मतलब 8738, तो ये हो जाएगा 8740। ठीक है, हाँ 5132.75, ये 75 तो हम इग्नोर करेंगे, 5132। अब लास्ट फिगर 5 है, 5 से कम मतलब 5 से कम, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट 10 को जाएगा, पिछले 10 को आएगा, तो 5130 हो जाएगा। होप्स तुम लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। हाँ सर, चलो, और राउंड अप हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो ठीक है, देखो जो इनकम तुम करोगे प्रीवियस ईयर 2021 में, उसका टैक्स तुम पेमेंट करोगे 21-22 में। क्यों? क्योंकि 2021 योर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 21-22 हो जाएगा 2021 का असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर 21-22 में यानी प्रीवियस ईयर 2021 को देखो, जब मैं बोलूंगा कि असेसमेंट ईयर 21-22 बिल्कुल सेम होगा, जो प्रोविजन असेसमेंट ईयर 21-22 को लगेगा, जो प्रोविजन असेसमेंट ईयर
122 को लगता है वो प्रोविजन प्रीवियस ईयर 2021 को लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2021 का मतलब असेसमेंट ईयर 21-22। चलो 21-22 का असेसमेंट ईयर के लिए ये टैक्स रेट इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, देखो इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जो पर्सन का डेफिनेशन मैंने सिखाया था, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हाँ, HUF, हाँ, फर्म, हाँ, लोकल अथॉरिटी, हाँ, कंपनी, हाँ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्सेट्रा। तो वी आर डिस्कसिंग टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल 1, HUF 2, एसोसिएशन ऑफ पर्सन 3, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 4, AJP 5। क्या बचा? फार्म बचा, हाँ, फिर क्या बचा? कंपनी बच गया। तो यानी फार्म कंपनी को छोड़ के जितना भी एसएससी, मतलब इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, इनके लिए हम टैक्स रेट सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल का तीन कैटेगरी, नॉर्मल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल का तीन कैटेगरी, नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर। आप बोलेंगे सर नॉर्मल किसको कहते हैं, सीनियर किसको कहते हैं, सुपर सीनियर किसको कहते हैं, मैं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। अभी देखो सुपर सीनियर के लिए, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन मैं बता दूंगा सुपर सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं। तो इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, टोटल इनकम अप टू 5 लाख नील, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक एग्जेम्पशन दिया हुआ है। 5 लाख तक अगर वो इनकम करेंगे तो कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा, अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख तक, मतलब 5 लाख 1 रुपया से शुरू होगा, 10 लाख, ये स्लैब के लिए जो 20% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर मान लीजिए कि मेरा टोटल इनकम 10 लाख, ये 10 लाख में पहला स्लैब 5 लाख तो एग्जेम्प्टेड, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, नील। और कितना बचा सर? 5 लाख बचा, वो 5 लाख के ऊपर तुम्हारा 20% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा इनकम मान लो कि 9 लाख है, तो पहला स्लैब के लिए 5 लाख चला गया, और कितना बचा सर? 4 लाख। तो 4 लाख के लिए तुम्हें 20% लगेगा। अच्छा, मान लो कि तुम्हारा इनकम 12 लाख, ध्यान से समझो, मान लो कि तुम्हारा इनकम 12 लाख, तो 12 लाख के लिए पहला स्लैब 5 लाख चला गया। अब सेकेंड स्लैब में तो 10 लाख तक जाएगा, मतलब सेकेंड स्लैब में मैक्सिमम 5 लाख कवर हो सकता है, लेकिन 5 लाख जाने के बाद तुम्हारा अभी 7 लाख बचता है, तो थर्ड स्लैब को चला जाएगा। ठीक है, अब बोलो सेकेंड स्लैब का जो रेट होगा, सेकेंड स्लैब का जो रेट होता है वो 20% होगा, टोटल इनकम माइनस 5 लाख, टोटल इनकम माइनस 5 लाख। लेकिन यहाँ पे 10 लाख तक तुम कंप्यूट करोगे। अगर तुम्हारा टोटल इनकम 10 लाख से कम, तो तुम इधर टोटल इनकम लोगे। अगर तुम्हारा टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा, तो तुम इधर 10 लाख ही लोगे, क्योंकि ये स्लैब में मैक्सिमम 10 लाख कवर हो सकता है, मतलब 10 लाख रेंज तक। इसमें तो 5 लाख का इनकम कवर होगा, लेकिन 10 लाख तक। अगर तुम्हारा इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, तो 10 लाख से जितना बैलेंस आएगा उसका 30%।
उसका 30%। अब बोलेंगे सर इस सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? अब बोलेंगे सर इस सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? देखो, सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, अंडरलाइन द वर्ड रेसिडेंट इन इंडिया, यानी नॉन रेसिडेंट कभी भी सुपर सीनियर नहीं हो सकते, and is of at least 80 years of age at any time during the relevant previous year। यानी तुम्हारा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर किसी को भी 80 ईयर हो गया, वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा, वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। इसका मतलब एनी रेसिडेंट पर्सन मेल और फीमेल बॉर्न बिफोर 2/4/1941, जिसका जन्म 2/4/1941 से पहले हुआ है, जिसका बर्थ डेट 2/4/41 से पहले हुआ है, वो आज के दिन सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। वो आगे तक भी सुपर सीनियर सिटीजन ही रहेंगे, क्योंकि उम्र बढ़ते जाएगा, नहीं गिरेगा। बोलो सुपर सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं? अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तुम्हारा एज 80 हो जाता है तो तुम सुपर सीनियर सिटीजन बन जाते हो। अगर तुम सुपर सीनियर सिटीजन बन गए तो तुम्हारे लिए 5 लाख का छाड़ है, मतलब 5 लाख तक तुम टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख के लिए 20%, फिर बैलेंस के लिए 30%। ओके। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सर सीनियर सिटीजन का मतलब पहले समझा दीजिए, अगर बाद में आप समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी हम सुपर सीनियर सिटीजन को समझे, तो आप सीनियर सिटीजन को समझा दीजिए। देखो, सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया and is of at least 60 years of age at any time during the relevant previous year, जिसका मतलब चाहे वो मेल या फीमेल बॉर्न ऑन और आफ्टर 2/4/1941 बट बिफोर 2/4/1961, जिसका जन्म 2/4/1941 या उसके बाद हुआ है, लेकिन 2/4/1961 से पहले, वो इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा एक डेट। अगर याद नहीं रखोगे तो हमारा इंस्टीट्यूट तुम्हारा दिमाग को खा सकता है, क्योंकि वो तुम्हें कंफ्यूज कराएगा। ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अभी हम लोग का प्रोविजन वाला क्लासेस चल रहा है, फिर प्रोविजन क्लासेस के बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास भी दे दूंगा ऑनलाइन मोड में। तो जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के क्लास में तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड, तो अप टू 3 लाख एग्जेम्प्टेड। 3 लाख से ज्यादा, लेकिन 5 लाख तक, इसका मतलब नेक्स्ट 2 लाख 5% रेट लगेगा। फिर 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक, इसका मतलब नेक्स्ट 5 लाख 20% रेट लगेगा, बैलेंस 30% रेट लगेगा। ओके सर, एक बार एक एग्जांपल लेके समझा दीजिए कि हाँ सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो इतना टैक्स आएगा, सीनियर सिटीजन होगा तो इतना टैक्स आएगा। तुम चिंता मत करो, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल, हाँ, लेकिन HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका कोई कैटेगरी नहीं है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल के जैसे ट्रीट होंगे। देखो, इंडिविजुअल का 3 कैटेगरी था, सुपर सीनियर, सीनियर खत्म हो गया। जो बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल
बाकी जो रिमेनिंग HUF था, AOP, BOI, AJP एक्सेट्रा, इन लोग के लिए 2,50,000 तक एग्जेम्प्टेड। इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल, इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीजन नहीं, नॉर्मल इंडिविजुअल का मतलब जो बॉर्न हुए ऑन और आफ्टर 2/4/1961, 2/4/1961 या उसके बाद जो जन्म हुआ है वो तुम्हारा अदर हो जाएंगे। इन केस ऑफ अदर, ओके, ये स्लैब में सारे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल भी आएंगे। इसका मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हमेशा अदर में आएंगे। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का सुपर सीनियर सीनियर बाइफर्केशन नहीं है। सुपर सीनियर सीनियर का कैटेगरी ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। इसका मतलब इंडिविजुअल, इसका दो कैटेगरी होगा। पहले रेसिडेंट, इंडिविजुअल का दो कैटेगरी होगा, पहले रेसिडेंट फिर उसके बाद नॉन रेसिडेंट। हाँ, और रेसिडेंट का अब दो कैटेगरी होगा, थोड़ा स्लो चल रहा है। और रेसिडेंट का अब दो कैटेगरी होगा, सुपर सीनियर सीनियर, तीन कैटेगरी होगा अदर। ये नॉन रेसिडेंट हमेशा अदर में ही आएंगे, नॉन रेसिडेंट हमेशा अदर में आएंगे। देखो, इंडिविजुअल का रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट का सुपर सीनियर सीनियर, अदर, ये नॉन रेसिडेंट हमेशा अदर में आएंगे। एक ग्राफ को एक बार चेक करो। हो गया चेक? हाँ सर। तो अदर इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए, AJP के लिए अप टू 2,50,000 नील। नेक्स्ट 2,50,000, एक ही बात है, 2,50,000 ₹1 से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट। नेक्स्ट 5 लाख 20% का टैक्स रेट। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? 12,500 प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम माइनस 5 लाख, ये तुम्हारा कंप्यूटेशन फॉर्मूला। लेकिन तुम स्लैब वाइज पहला 2,50,000 तक नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, फिर देखो जो सेकंड थर्ड स्लैब को जो जाएगा, एक बार लॉजिक समझो, जो थर्ड स्लैब को जाएगा वो सेकंड स्लैब ऑलरेडी फुल्ली कवर हो जाएगा। तो सेकंड स्लैब में 2,50,000 ही आता है। 2,50,000 का 5% कितना होगा? 12,500। तो ये जो 12,500 ना, ये सेकंड स्लैब का टैक्स प्लस ये 20% ऑफ थर्ड स्लैब, नेक्स्ट 5 लाख। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तुम चिंता मत करो। ओके, बैलेंस मतलब 10 लाख से अगर ज्यादा होगा तो 30%, ठीक है। अब बोलेंगे सर नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन है? जो बॉर्न 2/4/1961 के बाद ऑन और आफ्टर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। ओके, पार्टनरशिप फार्म इंक्लूडिंग LLP के लिए टैक्स रेट 30%। यहाँ पे कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, मतलब जितना इनकम होगा उसका फ्लैट 30%। कंपनी का टैक्स रेट होता है
डोमेस्टिक कंपनी अगर होगा तो 30%, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन जो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। नॉन डोमेस्टिक यानी फॉरेन कंपनी का 40%। ओके, तो टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, चलो एक काम करो, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। पहले सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा एक बात बताओ, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में स्लैब रेट क्या है? 5 लाख तक एग्जम्प्टेड। आप बोलेंगे सर नॉर्मल के लिए 2,50,000, सीनियर के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। देखो बेटा, सुपर सीनियर सिटीजन अगर ज्यादा इनकम करेंगे, मतलब इनकम करेंगे तो ज्यादा मेडिसिन बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब खुद को मेंटेन करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा हाई रेंज दिया हुआ है सुपर सीनियर सिटीजन का। चलो लॉजिक तो, क्यों 5 लाख, क्यों 3 लाख, क्यों 2,50,000? जो नॉर्मल सिटीजन मतलब तुम मैं एक्सेट्रा, हम लोग तो मेडिसिन में बहुत खर्चा नहीं होगा, हम लोग यंग है, तो इसीलिए जितना हम कमाएंगे बहुत कम खुद के लिए रखेंगे, बाकी अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट को हम टैक्स देंगे। ओके चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, सुपर सीनियर सिटीजन मान लो उसका इनकम 20 लाख, मान लो एक सुपर सीनियर सिटीजन का इनकम 20 लाख। चलो बोलो टैक्स कितना आएगा? सर 20 लाख, ये काम करो 20 लाख में पहला 5 लाख ये तो एग्जेम्प्टेड, पहला 5 लाख एग्जेम्प्टेड। ओके, और कितना बचा? सर 10 लाख, सॉरी 15 लाख। नेक्स्ट लाभ में 5 लाख ही आएगा जिसका 20%, तो 5 लाख का 20% कितना? बोलो 5 लाख का 20%। सर 5 लाख का 20% 1 लाख। ओके, जो बैलेंस होगा वो थर्ड स्लैब में आएगा, तो थर्ड स्लैब में आएगा 10 लाख, 10 लाख का 30%, 10 लाख का 30% 3 लाख, तो टोटल टैक्स कितना होगा? 4 लाख। अगर आप एक लाइन में फॉर्मूला लिखोगे, अगर तुम एक लाइन में फॉर्मूला लिखोगे तो इनकम कितना? सर 20 लाख। क्या वो फर्स्ट स्लैब में रहेगा या सेकंड को भी जाएगा, थर्ड को भी जाएगा? थर्ड को जाएगा क्योंकि 10 लाख एंड अबव। अच्छा, जो थर्ड स्लैब तक जाएगा उसका फॉर्मूला होगा 1 लाख। ये 1 लाख जो है ना, ये सेकंड स्लैब तक टैक्स, ये जो 1 लाख है ये सेकंड स्लैब तक टैक्स। तो 1 लाख प्लस टोटल इनकम मतलब 30% ऑफ टोटल इनकम कितना? 20 लाख माइनस सेकंड स्लैब तक ऑलरेडी हो चुका है, तो टोटल इनकम माइनस 10 लाख, तो 30% ऑफ 10 लाख, टोटल इनकम 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख। तो अब 1 लाख प्लस 30% ऑफ 10 लाख 4 लाख हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर तुम कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो। आप बोलेंगे सर आप तो मिटा चुके हैं, हम कैसे कॉपी करेंगे? वीडियो को थोड़ा बैक करो, फिर एग्जाम्पल कॉपी करो, रिवीजन भी हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा। चलो सीनियर सिटीजन का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लो आप बोलेंगे सर अभी तो हम चालाक हो चुके हैं, अभी आप जो लिखेंगे ना हम उसी टाइम में लिख देंगे, क्योंकि फिर आप बाद में बोलेंगे कि मैं तो मिटा चुका हूं, तुम कॉपी कैसे करोगे? फिर वीडियो को बैक करो, रिवीजन भी हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा। मान लो तुम्हारा इनकम 15 लाख, 15 लाख में 3 लाख चला गया जीरो। ओके, सेकेंड स्लैब में 2 लाख से आएगा, सेकेंड स्लैब में 2 लाख से आएगा। क्यों? क्योंकि 3 लाख से 5 लाख, तो बीच में 2 लाख, तो 2 लाख का 5% 10,000। अगर जो थर्ड स्लैब को जाएगा
तो थर्ड स्लैब का तो टैक्स रेट लगेगा, सेकेंड स्लैब का फुल टैक्स लग जाएगा 10,000। इसीलिए थर्ड स्लैब का जो रेट है ना, रेट से पहले 10,000 ऐड हुआ है। ये 10,000 सेकेंड स्लैब का फुल टैक्स। जो थर्ड स्लैब में जाएगा वो जो फोर्थ स्लैब को जाएगा वो सेकेंड थर्ड ये दोनों का फुल टैक्स देगा। चलो तुम्हारा इनकम कितना, 15 लाख। तो फर्स्ट स्लैब में 3 लाख कवर हो चुका है, सेकंड स्लैब में 2 लाख कवर हो गया, अब थर्ड स्लैब में 5 लाख कवर होगा। तो 5 लाख का 20% कितना, 10,000 नहीं 1 लाख। अब जो फोर्थ स्लैब को जाएगा वो सेकंड एंड थर्ड का फुल टैक्स लेके जाएगा। तो सेकंड में कितना 10,000, थर्ड में कितना 1 लाख, यानी फोर्थ स्लैब का टैक्स रेट से पहले 1,10,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड एंड थर्ड का फुल टैक्स रेट। अब बोलो तुम्हारा इनकम कितना था, 15 लाख। तो फर्स्ट स्लैब में कितना कवर हो गया, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 10 लाख। अब फोर्थ स्लैब में 5 लाख ही आएगा। तो 5 लाख का 30% 1,50,000। अब बोलो तुम्हारा टोटल टैक्स कितना होगा। एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया। अब बोलो तुम्हारा टोटल इनकम कितना, 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, तो 2,60,000 हो रहा। देखो तुम्हारा इनकम कितना 15 लाख, तो लास्ट स्लैब तुम्हारा 10 लाख एंड एबव। इसका मतलब तुम एकदम लास्ट स्लैब में रहोगे। तो लास्ट स्लैब में रहोगे इसका मतलब उससे पहले जितना भी स्लैब से है उसका फुल टैक्स लेके तुम जाओगे। तो उससे पहले जितना स्लैब है ये दोनों का फुल टैक्स तुम्हारा 1,10,000 होता है। अगर फोर्थ एकदम लास्ट स्लैब को तुम जाओगे तो 1,10,000 प्लस लास्ट स्लैब का टैक्स रेट 30%, ये अप टू थर्ड स्लैब तुम्हारा 10 लाख कवर हो चुका है। तो टोटल इनकम तुम्हारा 15 लाख माइनस 10 लाख, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 लाख इंटू 30% प्लस 1,10,000, 2,60,000। क्लियर? हाँ सर। ओके, अदर इंडिविजुअल HUF भी हो सकता है, EOP हो सकता है, BOI हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है। चलो मान लो उसका इनकम 8 लाख। अब टैक्स निकालो सर, 8 लाख में 2,50,000 का टैक्स जीरो होगा, और कितना बचा सर, 5,50,000 बचा। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लैब में, सेकंड स्लैब में 2.5 लाख कवर होगा, लेकिन तुम्हारा इनकम 8 लाख जिसमें 2,50,000 कवर हो चुका है। तो 8 लाख माइनस 2,50,000, 5,50,000। अब सेकंड स्लैब में 2,50,000 तक ही कवर हो सकता है, जिसका टैक्स रेट 5%। तो इंटू 5%, तो 2,50,000 इंटू 5%, 12,500। अब 5 लाख तुम्हारा कवर हो गया, 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख। नेक्स्ट स्लैब में 5 लाख, लेकिन तुम्हारा इनकम 8 लाख, ऑलरेडी 5 लाख कवर हो चुका है, और कितना 3 लाख। इसका मतलब तुम थर्ड स्लैब में ही रह जाओगे, फोर्थ स्लैब तक तुम नहीं जाओगे। अब 3 लाख का 20%, तो 3 लाख का 20% हो जाएगा 60,000। तो तुम्हारा टोटल टैक्स कितना होगा, 0। ये 12,500 प्लस 60,000, सर 72,500 हो रहा है मेरा टोटल टैक्स। अब बोलो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तुम्हारा टोटल इनकम कितना था,
बोलो 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 फटाफट बोलो। तुम्हारा टोटल इनकम कितना था? सर टोटल इनकम मेरा 8 लाख था। ओके, क्या तुम लास्ट लाभ को जाओगे? नहीं, तो थर्ड स्लैब में ही रह जाओगे, क्योंकि 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख 10 लाख के बीच में 8 लाख आता है। हाँ, तो अगर तुम थर्ड स्लैब में रहोगे तो थर्ड स्लैब का रेट कितना? 20%। सेकेंड स्लैब का फुल टैक्स, सेकेंड स्लैब का फुल टैक्स 12,500। तो 12,500 प्लस 20% ऑफ इनकम कितना? 8 लाख माइनस सेकेंड स्लैब तक 5 लाख ही कवर होगा, इज इक्वल टू बोलो 72,500। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर समझ में आ गया। ओके ठीक है। बाकी पार्टनरशिप फार्म, डोमेस्टिक सॉरी कंपनी, इसका तो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये तो फ्लैट रेट है 30%, 30%, 40%, उसको इसके लिए हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नेक्स्ट सेक्शन इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखो, रिबेट मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल को। तो सबसे पहले इतना सा याद रखो कि अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होता है रिबेट नहीं मिलेगा, फार्म होता है रिबेट नहीं मिलेगा, एओपी, बीओआई, एजेबी, ये सबको रेसिडेंट नहीं, सॉरी ये सबको रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट सिर्फ मिलेगा इंडिविजुअल को। नो, रिबेट मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल को। बोलो रिबेट किसको मिलेगा? बोलो रेसिडेंट इंडिविजुअल, बोलो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ओके, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम्हें रिबेट मिलेगा, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगा। सर क्या कंडीशन? टोटल इनकम ऑफ द एसोसी डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गया तो तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गया, मतलब 5 लाख 1 रुपया भी हुआ तो तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो तुम्हें रिबेट मिलेगा। बोलो एग्जैक्ट 5 लाख में रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? एग्जैक्ट 5 लाख में रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम बोलो। सर एग्जैक्ट 5 लाख में रिबेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डज नॉट एक्सीड। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डज नॉट एक्सीड। 5 लाख में रिबेट मिलेगा, 5 लाख से कम होगा तो भी रिबेट मिलेगा, लेकिन 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो रिबेट नहीं मिलेगा। बोलो रिबेट किसको मिलेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलेगा? सर रिबेट अंडर सेक्शन 87A रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अब बोलेंगे सर रिबेट कितना मिलेगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आज कंप्यूटेड एबव। तो जितना टैक्स कंप्यूट करोगे तो उसका 100% या 12,500, यानी मैक्सिमम रिबेट तुम्हें 12,500 तक मिल सकता है। मान लो तुम्हारा टैक्स आ रहा है 15,000 तो तुम्हें 12,500 तक रिबेट मिलेगा, बैलेंस तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 10,000, क्या थोड़ी ना तुम्हें 10,000 का रिबेट, सॉरी 12,500 का रिबेट मिलेगा, क्योंकि रिबेट मिलेगा तुम्हें 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी या 12,500 व्हिचएवर इज लोअर। चलो सर एक काम कीजिए, हाँ बोलिए, रिबेट के लिए एक एग्जांपल समझाइए। देखो पहले देखो, मैं 6 केसेस रखा हूं रिबेट का, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। ओके, पहले आरसीसी का नेचर देखना पड़ेगा कि क्या वो रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87 है, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तो रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ, केस 1 में मैंने रखा इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल हुआ तो फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। केस 2 में इंडिविजुअल, केस 3 में सीनियर सिटीजन। बेटा सीनियर सिटीजन भी तो रेसिडेंट होता है ना, सॉरी इंडिविजुअल होता है। केस 4 में सीनियर सिटीजन, केस 5 में इंडिविजुअल, केस 6 में एचयूएफ। बोलो एचयूएफ में रिबेट तो नहीं मिलेगा। एचयूएफ का देखो ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A
नील। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि एचयूएफ इंडिविजुअल नहीं होता है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई बात नहीं। चलो केस वन को देखो, रेसिडेंट सॉरी इंडिविजुअल, हाँ रेसिडेंट। अब बोलो केस वन अच्छे से देखो, इंडिविजुअल हाँ, रेसिडेंट हाँ, फिर कंडीशन क्या था? टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो टोटल इनकम तुम्हारा 4,90,000। बोलो और रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलेगा? सर इंडिविजुअल रेसिडेंट को मिलेगा। कंडीशन क्या होगा? टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब 4,90,000 का टोटल टैक्स तुम कंप्यूट करो। देखो 4,90,000, इसमें 2,50,000 तो एग्जेम्प्टेड, बाकी कितना बचा? 4,90,000 माइनस 2,50,000, 2,40,000। 2,40,000 का 5% नॉर्मल, ये सीनियर सिटीजन नहीं है ना। 2,40,000 इंटू 5% 12,000। अब देखो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 12,000, लेकिन रिबेट का अमाउंट कितना था? 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 व्हिच एवर इज लोअर। यहाँ पे तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी 12,000 और बाकी जो दूसरे लिमिट था वो 12,500, तो लोअर होगा, 12,000 रिबेट मिलेगा। तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी हो रहा था 12,000, तुम्हें रिबेट मिल रहा है 12,000, तो टैक्स पेबल कितना होगा? आफ्टर जो भी टैक्स तुम पेमेंट करोगे वो आफ्टर रिबेट, तो टैक्स पेबल कितना होगा? नील। केस टू देखो, इंडिविजुअल हाँ और रेसिडेंट हाँ, 5,12,000, तो 5,12,000 तुम्हारा मतलब रिबेट मिलने के लिए कंडीशन था कि टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। यहाँ पे टोटल इनकम 5,12,000 हो रहा है, यानी 5 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगा। तो इधर देखो रिबेट नील हो गया। अब 5,12,000 का टैक्स पहला 5 लाख का 5% 12,500, फिर उसके बाद टैक्स रेट क्या था? 10%। नहीं, एक मिनट, तो 20%। तो 2,50,000 का 5%, 12,500 प्लस 40,000 सॉरी 12,000 इंटू 20% प्लस 12,500, तुम्हारा टैक्स हो रहा है 14,900। तुम खुद टैक्स कंप्यूट करोगे तो तुम्हें रिबेट तो नील, तो तुम्हें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कितना? 14,900। थर्ड केस, सीनियर सिटीजन और रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, चलो रेसिडेंट ही होगी। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट का सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉर्मल, नॉन रेसिडेंट हमेशा नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ पे सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली तो रेसिडेंट होंगे ना। तो 4,25,000 हाँ रिबेट मिलेगा। कितना इसका टैक्स हो रहा है? 6,250, तुम खुद कैलकुलेट करोगे, सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट लगाओगे तो 6,250, लेकिन रिबेट का मैक्सिमम अमाउंट था 12,500, तो यहाँ पे लोअर हो रहा है 6,250, तुम्हें टैक्स नील पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो यस सर नो? हाँ सर। केस 4 देखो, सीनियर सिटीजन ओबियसली रेसिडेंट, 5,40,000, उसका टैक्स हो रहा है 18,000, रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रहा है। अब तुम्हें 18 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट, रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगा। तो 2,60,000, तो तुम्हारा इनकम हो रहा है 500 रुपया, तो तुम्हें सॉरी टैक्स हो रहा है 500 रुपया, तुम्हें टैक्स 500 रुपया का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। एच यू एफ तो रिबेट नहीं मिलेगा, उसका
750 मतलब इनकम 2,65,000, 750 टैक्स, टैक्स तुम्हें 750 पेमेंट करना पड़ेगा। सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट, देखो टैक्स से पहले रिबेट माइनस होगा, फिर सरचार्ज लगेगा। मैंने ऑलरेडी सारे स्टेप्स लिखवाए हूं कि टैक्स से बाद रिबेट, रिबेट के बाद सरचार्ज। चलो स्टेप देखो, मैं यहीं पे लिखा था, पहले टैक्स, फिर रिबेट, रिबेट के बाद सरचार्ज, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब देखो सरचार्ज कैसे लगेगा। सरचार्ज हमेशा रिबेट के बाद लगेगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले लगेगा। इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज का रेट देखो, इंडिविजुअल के लिए यहां पे जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, फॉर ज्वाइनिंग आवर फेस टू फेस बैच एंड बाइंग पेन ड्राइव क्लासेस कॉन्टैक्ट 8260849219। अगर तुम्हें पेन ड्राइव क्लास चाहिए CACM इंटरमीडिएट का, फाइनल का, तो तुम इस नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरा क्लासेस जो ये मार्केटिंग टीम का नंबर है, तो इस नंबर में अगर तुम कॉन्टैक्ट करोगे, अगर मेरे से डायरेक्टली बात करना है तो बोल सकते हो कि सर को दीजिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अगर तुम चाहते हो कि सर के साथ बात करना है तो तुम्हें इस नंबर में मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर भी है, अभी मैं पर्सनल नंबर नहीं दूंगा तुम्हें। चलो सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल, सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल देखो, टोटल इनकम अगर डज नॉट एक्सीड 50 लाख तो तुम्हें सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि तुम इतना कमाते हो 50 लाख, खाली टैक्स में नहीं चलेगा, तुम्हें हमें सरचार्ज देना पड़ेगा। देखो क्या रूल है ना, गवर्नमेंट उधर बैठा है, ठीक है, गवर्नमेंट कह रहा है कि तुम इनकम मत करो, हाँ वो कह रहा है कि तुम इनकम मत करो, अगर तुम इनकम करोगे तो हमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर गवर्नमेंट, मतलब वो हमें गवर्नमेंट कौन बनाया, तुम लोग ही बनाए, हम काम नहीं करेंगे, हम तुमको मतलब को ये करेंगे, सुपरवाइज करेंगे तुमको, हम क्या उसको कहते हैं, शासन करेंगे, ठीक है, तो तुम इनकम करोगे हमें नहीं दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो पब्लिक ने बोला कि चलो सर कितना टैक्स चाहिए, वो टैक्स रेट दे दिया, फिर बोला कि तुम इतना कमाते हो खाली टैक्स में नहीं चलेगा, सरचार्ज दो, एजुकेशन सेस दो, फिर पेनाल्टी दो, इंटरेस्ट दो, बहुत गवर्नमेंट मतलब बहुत कुछ लेगा। चलो सरचार्ज मतलब गवर्नमेंट बोला कि अच्छा ठीक है तुम 50 लाख तक इनकम करो, कोई बात नहीं। अगर 50 लाख से ज्यादा कमाते हो, मतलब यहाँ पे टोटल इनकम, टर्नओवर नहीं, टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़, तो तुम्हें जितना तुम्हारा टैक्स हो रहा है उसका 10% फिर एक्स्ट्रा दो। अच्छा, अगर तुम्हारा टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो 15%, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम तो 25%, अगर 5 करोड़ से ज्यादा तुम 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो 37% ऑफ टैक्स, 37% ऑफ टैक्स। एक नोट दिया हुआ है, where the total income includes dividend, any income chargeable under section 111A and 112A, the surcharge on the amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%. In other words, surcharge higher than 15% is applicable only on tax on income other than dividend income covered under section 111A, 112A. देखो डिविडेंड तुम्हारे लिए भी इनकम, 111A हम बाद में पढ़ेंगे, 112A हम बाद में पढ़ेंगे, ये दो सेक्शन के अंदर कुछ इनकम भी आएगा।
मान लो ये डिविडेंड इनकम 111 ए का इनकम, 112 ए का इनकम, इसको मैंने एक्स बोला, ठीक है। टोटल इनकम तुम्हारा मान लो 50 लाख, ये एक्स भी इंक्लूड है 50 लाख में, तो मतलब सरचार्ज नील। हाँ, ये पैराग्राफ का मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। चलो मान लो कि तुम्हारा टोटल इनकम 1 करोड़, तो तुम्हें तो सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। हाँ, ये पैराग्राफ तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पैराग्राफ कहता है कि अगर तुम्हारा सरचार्ज रेट 15% से ज्यादा लगता है, ओके। मान लो तुम्हारा 2 करोड़ इनकम, ये डिविडेंड 111 ए 112 ए भी इंक्लूड है, फिर भी तुम्हारा सरचार्ज रेट तो 15% ना, तो ये पैराग्राफ कहता है कि अगर सरचार्ज रेट 15% ज्यादा होगा तो ये पैराग्राफ लगेगा। अब ये पैराग्राफ नहीं लगेगा। ये पैराग्राफ कब लगेगा? अगर तुम ये दोनों स्लैब में जाते हो। मान लो तुम्हारा इनकम 5 करोड़, तो अब 25% का सरचार्ज लगेगा। हाँ, ये 5 लाख में कुछ डिविडेंड इनकम होगा, 111 ए का इनकम होगा, 112 ए का इनकम होगा, ये इनकम के ऊपर कुछ टैक्स होगा, ये टैक्स के ऊपर 15% का सरचार्ज रेट ही रहेगा। बाकी जो इनकम होगा उसका जो टैक्स, वो टैक्स का 25% सरचार्ज होगा। रीड करो वो पैराग्राफ को, फिर से रीड करो। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। रीड करो फिर से वो पैराग्राफ को और एक बार रीड करो। Where the total income includes dividend, any other chargeable to tax 111A, 112A। अच्छा, अगर तुम्हारा टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम नहीं है ना, 111A का इनकम नहीं है ना, 112A का इनकम भी नहीं है, तो ये पैराग्राफ तुम्हारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम 111A का इनकम, 112A का इनकम है, तो the surcharge on the amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%। मतलब उस पार्ट ऑफ इनकम, मतलब तुम्हारा टोटल इनकम जितना हो बस कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जितना डिविडेंड, जितना 111 ए, जितना 112 ए, तो उस पार्ट ऑफ इनकम का सरचार्ज मैक्सिमम 15% होगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकम का सरचार्ज 15% हो सकता है, 25 हो सकता है, 37 हो सकता है। हाँ, अब बोलेंगे सर क्या डिविडेंड इनकम, 111 ए का इनकम, 112 ए का इनकम, इसका सरचार्ज हमेशा 15% होगा? नहीं, हमेशा 15% नहीं होगा। अगर तुम 10% में आ रहे हो तो उसका 10% होगा। अगर 15% से ज्यादा हो रहा है तो इस पार्ट ऑफ इनकम का सरचार्ज 15% रहेगा। इन अदर वर्ड, surcharge higher than 15% rate applicable only on tax on income other than dividend income। अच्छा, अगर तुम्हें टेक्निकली पूछा जाएगा कि डिविडेंड इनकम का जितना टैक्स आएगा उसका मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना होगा? सर 15%। अच्छा, 111 ए का जो इनकम आएगा उसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसका मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना होगा? 15%। 112 ए में जो टैक्स इनकम आएगा उसका जो टैक्स होगा उसका मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना? 15%। बाकी जो अदर इनकम होगा, जो डिविडेंड नहीं है ना, जो 111 ए का इनकम नहीं है ना, जो 112 ए का इनकम नहीं है ना, उसका जो टैक्स होगा उसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना? सर 37 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 37% होगा। बात समझ में आया? हाँ सर। ये तो था इंडिविजुअल का सरचार्ज। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सुपर सीनियर हो, सीनियर हो, अदर हो, इंडिविजुअल का। आप बोलेंगे सर, ओ सर, हाँ, अदर केस में सरचार्ज रेट क्या रहेगा? अदर केस का मतलब फार्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी।
फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी का अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज नील, ये 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 12% सरचार्ज रेट लगेगा, 12%। डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ तक नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, एबव 10 करोड़ 12%। अब बोलेंगे सर नोट लिखा हुआ है सरचार्ज इज 10% इफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAA 115 BAB। देखो सरचार्ज इज 10%, इसका मतलब सरचार्ज इज 10% इफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAA। अगर तुम्हारा इनकम 115 BAA में आ रहा है या 115 BAB में आ रहा है तो वो इनकम के लिए सरचार्ज 10% ऑफ टैक्स। दूसरे इनकम के लिए 7%, 12%। फॉरेन कंपनी का अप टू 1 करोड़ नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2%, एबव 10 करोड़ 5%। हेल्थ एंड एजुकेशन से तुम्हें 4% ऑफ टैक्स आफ्टर सरचार्ज, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज का 4% तुम्हें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। बस यहाँ हम लोग का डिस्कशन खत्म हो रहा है, ये बेसिक चैप्टर हमारा खत्म हो गया। फिर मार्जिनल रिलीफ हम देखेंगे नेक्स्ट, मतलब इसके बाद मार्जिनल रिलीफ देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे और एक बेसिक चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का और एक क्लास मिलेगा, क्योंकि मैंने इनकम का मीनिंग नहीं समझा। हाँ, फिर डाइवर्सन इनकम क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कुछ बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम सीखेंगे। ये क्या 2 क्लास मिलेगा बेसिक के लिए, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।